हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं वेव ऑप्टिक्स का सेकेंड लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रे ऑप्टिक्स के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। हम लोग इससे पहले लास्ट क्लास में हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़े थे। तो हाइजेंस के अकॉर्डिंग वो मान लिया गया था कि लाइट जो है सो एक वेव नेचर का है। इससे पहले जो है सो पार्टिकल नेचर भी पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद वेव नेचर को एक्सेप्ट किया गया था आफ्टर थॉमस यंग्स एक्सपेरिमेंट जो हुआ था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो उसी के बेसिस पे ये वेव नेचर को तरजीह दिया गया। उसके बाद जो है सो वेव नेचर को मानने के लिए प्रिंसिपल हाइजेंस के द्वारा कुछ प्रिंसिपल दिए गए थे। तो वो 6 प्रिंसिपल के पॉइंट थे, मतलब जनरली हम उस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो उनका कुछ इस्तेमाल आज होने वाला है। तो उनमें से जो इस्तेमाल होने वाला है उसका हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर आ जाते हैं। तो पहले हाइजेंस प्रिंसिपल के ऊपर आ जाते हैं। तो हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर जब कोई वेव ट्रेवल करते हैं तो उन्होंने बताया कि जो वेव फ्रंट एक बताया था, डिफाइन किया था कि वेव फ्रंट जो होते हैं उन सभी मीडियम के पॉइंट का लोकस होता है कि जो सेम फेज में वाइब्रेट करता है। अगर इसको पूरा डिटेल में देखना है तो लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। तो वो 3 तरह के सोर्स के लिए वेवफ्रंट डिफाइन कर दिए थे कि अगर पॉइंट सोर्स है तो उसके लिए वेवफ्रंट जो होगा वो स्फेरिकल होगा। अगर सोर्स एट इन्फिनिटी पे है तो उसके द्वारा जो वेवफ्रंट बनती है वो प्लेनर वेवफ्रंट बनता है। और लीनियर सोर्स अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो उसके लिए सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बनता है। तो इस तरह से वो डिफाइन कर दिए थे। और वो बताए थे कि जो वेवफ्रंट के ऊपर अगर जब कोई रे ऑफ लाइट दिखाएंगे या प्रोपगेशन ऑफ वेव जो होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव हमेशा वेवफ्रंट से परपेंडिकुलर होता है। तो इस पॉइंट का आज इस्तेमाल होने वाला है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं और इस बात को आप भी याद कर लीजिए, लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो उन्होंने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव is always perpendicular to, शॉर्ट फॉर्म में परपेंडिकुलर इस तरह से कहते हैं, परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट। तो इस बात को समझते हैं कि क्या कहा जाता है। मान करके चलिए कि एक पॉइंट सोर्स है। अब पॉइंट सोर्स से जनरेट जो होती है वेवफ्रंट उसका शेप स्फेरिकल होता है। तो यहाँ से हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये थोड़ा वाहियात स्फीयर आ चुका है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये वेवफ्रंट बन चुका है इस पॉइंट सोर्स की वजह से स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो इस पॉइंट सोर्स से रे ऑफ लाइट जो निकलेगी वो हमेशा वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। इस रे ऑफ लाइट मतलब ये पॉइंट सोर्स से दिखा रहा है कि रे ऑफ लाइट जो निकलती है, तो रे ऑफ लाइट को हम लोग दिखाने के लिए एक एरो से दिखाते हैं। अगर इस पॉइंट पे भी दिखाएंगे तो हर जगह जो है सो ये परपेंडिकुलर होता है। जितने भी रे ऑफ लाइट होगा वो वेवफ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इसको वेवफ्रंट कहते थे, इसको वेवफ्रंट कहते हैं। उसके बाद सेकेंड बात उन्होंने बताया कि जो जितने भी पॉइंट होते हैं वेवफ्रंट के ऊपर वो सभी एक नया सोर्स की तरह बिहेव करता है, उसको सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है। और वो सेकेंडरी सोर्स जो होते हैं वो अपना वेवलेट क्रिएट करते हैं, उसको सेकेंडरी वेवलेट कहा गया है। तो चलिए इस बात को भी लिख ही लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ईच सोर्स ऑफ वेवफ्रंट, सॉरी ईच पॉइंट ऑफ वेवफ्रंट, ईच पॉइंट ऑफ वेवफ्रंट acts as secondary source which emits its own wavefront कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। उससे जो नया वेवफ्रंट बनता है उसको सेकेंडरी वेवलेट बोला जाता है। ये सब हाइजेंस का हाइपोथेसिस था। इस हाइपोथेसिस को मान करके ही
बहुत सारे लाइट के फेनोमेनन को प्रूफ किया गया कि सही है, लेकिन लास्ट में पोलराइजेशन इसके द्वारा प्रूफ नहीं हुआ था, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो है लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन 1873 में मैक्सवेल के द्वारा ये साबित हो चुका है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग जानते हैं कि लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट करने के लिए किसी भी मीडियम पार्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये 2 पॉइंट उन्होंने कहा। तो देखिए इस बात को फिर समझ लीजिए। कह रहा है ईच पॉइंट ऑफ वेवफ्रंट, मतलब इस वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, ये जो जितने भी पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट एक अपना नया वेवफ्रंट बनाएगा। तो इसका जो अगर पॉइंट सोर्स फिर से है तो ये जो वेवफ्रंट बनाएगा, मान लीजिए कि फिर इस तरह से, तो इसको कहते हैं, ये सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, इसको सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है। एनसीईआरटी में देखिएगा तो इसको सेकेंडरी डिस्टर्बेंस लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहे तो आप समझ सकते हैं। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस जो है वो भी सेकेंडरी सोर्स को ही दिखाया गया है, और इनसे जो वेवफ्रंट निकलता है उसको उन्होंने कहा वेवलेट, वेवलेट्स, और इसको सेकेंडरी वेवलेट कहा गया क्योंकि सेकेंडरी सोर्स से निकल रहा है, इसको सेकेंडरी वेवलेट कहा गया है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट का हम लोग इस्तेमाल कर करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन को प्रूफ करते हैं। तो ये बात आप समझ गए, इसको मिटा करके तो ये आते हैं हम लोग प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग दीजिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको हम रिकॉल करा दिए ताकि अभी जो प्रूफ करेंगे उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो हेडिंग दीजिए प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर 2 लॉ होते हैं, जो फेमस लॉ है वो जानते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, और जानते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई करता है। तो यही बात को हम लोग को प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए हम लोगों को चाहिए एक प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस को जनरली मिरर ही हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं। तो देखिए एक प्लेन सरफेस कंसिडर कर लिया है। ये प्लेन सरफेस जो इस बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर, ये प्लेन सरफेस कुछ इस तरह से है। अब सोर्स एट इन्फिनिटी से हम लोग जनरली एक रे ऑफ लाइट को इस पे फॉल कराते थे, तो आज रे ऑफ लाइट को नहीं फॉल करा करके हम लोग वेवफ्रंट को फॉल कराएंगे, क्योंकि हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइट सोर्स से जो आती है वो वेवफ्रंट आती है। अगर सोर्स इन्फिनिटी पर रखा हुआ तो वहाँ से जितने भी आने वाले वेवफ्रंट हैं वो सब प्लेनर होगा। तो प्लेनर अगर जब मान के चलिए कुछ इस तरह से आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, फॉल कर रहा है, तो प्लेनर जो सामने से देखेंगे तो हमको एक लाइन दिखेगा, तो उसको जब हम ट्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। मान लीजिए कि जो वेवफ्रंट है कुछ इस तरह से आ रहा है, तो ये ए बी, इसको ए और बी, तो ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट वेवफ्रंट को, ए बी इंसिडेंट वेवफ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंसिडेंट वेवफ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिस तरह से इंसिडेंट रे का एक होता है रिफ्लेक्टेड रे, उसी तरह से इंसिडेंट वेवफ्रंट का होगा एक रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। तो यहाँ से हम लोग रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट को बनाएंगे, तो उसके लिए हमको बेसिक से चलना पड़ेगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि इस पे जो रे ऑफ लाइट आ रही है, अभी बताए थे कि वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी रे ऑफ लाइट होगी, या ये रे ऑफ लाइट जो होती है वो वेव की डायरेक्शन को दिखाता है कि किस तरह प्रोपेगेट कर रहा है, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन जो होती है वो वेवफ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको दिखाना चाहें तो मान लेते हैं कि रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आ रहा है, मतलब उसके एक पॉइंट पे मान लिए हैं, तो इस पॉइंट पे भी अगर मानेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा रे ऑफ लाइट। ये ए बी वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी रे ऑफ लाइट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जानते हैं कि दिखने में भी लग रहा परपेंडिकुलर है। तो आप ए से रिफ्लेक्ट करेगा और बी को जाएंगे, तो ये अगर मीडियम, अगर ये कोई एक मीडियम है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन जब भी होती है तो एक ही मीडियम में होता है। तो मान लेते हैं कि जो वी है स्पीड ऑफ वेव है, स्पीड ऑफ वेव है,
अगर यहाँ से B से लेकर के C तक अगर ये रे ट्रेवल करेगा तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, और टाइम इंटू डिस्टेंस, टाइम इंटू स्पीड कर देंगे तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मान लेते हैं कि T टाइम बाद C पॉइंट पर ये रे पहुँच चुका, क्योंकि रे ये वेवफ्रंट है तो वेवफ्रंट जिस तरह से यहाँ पे है तो वेवफ्रंट का अगर ये रिफ्लेक्स ये प्लेन सरफेस नहीं होता उसी तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे, अभी जो इंसिडेंट रे वेवफ्रंट बनाए हैं ये इंसिडेंट वेवफ्रंट इसी तरह ट्रेवल करते करते इस C पॉइंट पे कुछ इस तरह से आता, इस तरह से रहता। लेकिन अब यहाँ पे प्लेन सरफेस है जो कि मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको दिखा देते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो यहाँ से वेवफ्रंट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर करके कुछ एंगल में बन जाएगा जो इस तरह से आ रहा था उसी तरह से आप जानते हैं कि जैसे आ रहा था तो कुछ ऐसे निकल जाएगा, जैसे ये आ रहा है तो कुछ इस तरह से निकल जाएगा। तो यहाँ से लेकर के B से लेकर C तक में जो आने में मान लेते हैं कि टाइम कुछ T लगा, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो VT हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो डिस्टेंस बताता है। ये बात क्लियर हो गई है। तो रिफ्रैक्टेड जो यहाँ पे हमको पता है कि एक पॉइंट तो जो रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट होगा उसका C होगा, सेकेंड पॉइंट को हमको देखना है। तो सेकेंड पॉइंट को देखने के लिए यहाँ से A से देखिए A जो है सो इस पॉइंट पे है, तो ये जो किसका है वेवफ्रंट का एक पॉइंट है। तो वेवफ्रंट का प्रत्येक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, और वही सेकेंडरी सोर्स की तरह जब बिहेव करता है तो इससे एक नया वेवफ्रंट निकलेगा, और वो वेवफ्रंट जो होगा ये स्फेरिकल शेप का होगा। तो अगर हम चाहें तो स्फेरिकल अगर इतना VT डिस्टेंस का बनाना चाहेंगे तो कुछ इतना बड़ा में आ जाएगा। अगर कुछ इस तरह से आ जाएगा तो मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पे सामने बनाने, क्योंकि पूरा पोर्शन का तो जरूरत है नहीं, यहाँ पे इसको VT आर्क मान करके अगर वेवफ्रंट को ड्रॉ करना चाहेंगे, क्योंकि ये T टाइम बाद है तो B से C तक जाने में अगर T टाइम लगा है तो A से मान के चलिए किसी पॉइंट D पे तक जो गया है तो वहाँ तक भी जो अगर आर्क लेंगे तो जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है अगर मीडियम से मतलब रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्शन ऑफ, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद जो कोलिजन आता है, कोलिजन पढ़े होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इलास्टिक कोलिजन होता है तो उतना ही स्पीड से वो रिवर्स कर जाता है। तो ये रिवर्स करके मानते हैं कि जानते हैं कि इस तरफ आया कुछ, तो इस तरफ जब आएगा तो यहाँ से एक सोर्स से हम VT का आर्क मान करके हम एक वेवफ्रंट ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से जो इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट होगा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो करके जो निकलेगा वो उस प्लेन के मतलब वेवफ्रंट जो बनाएंगे रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो कुछ मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से इसके सामने का ऐसे, तो थोड़ा सा मान लिए कि कुछ इस तरह से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको रे बना देंगे, और फिर यहाँ से जो ये रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा तो कुछ इस तरह से जाएगा। ये आप पता चल चुका है कि मान लीजिए कि ये D पॉइंट है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड। अगर हमको एंगल निकालना है तो देखिए यहाँ से एंगल निकालना चाहेंगे तो इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये एंगल जो होता है इंसिडेंट रे इसको I कहते हैं। अब देखिए ये एंगल I है तो ये नॉर्मल और ये प्लेन के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, ये तो जानते हैं। लेकिन देखिए ये सरफेस ये रे इस वेवफ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये टोटल मिला के 90 है, तो ये एंगल जो हो जाएगा वो 90 माइनस I। आप फिर से देखिए ये नॉर्मल और ये नॉर्मल से होकर के ये पॉइंट C तक, तो टोटल ये एंगल अगर निकालना चाहेंगे तो ये एंगल टोटल ये एंगल और 90 माइनस I ये दोनों मिल करके फिर से 90 होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मल जो होते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एंगल टोटल एंगल जो है ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है I, ये रिफ्लेक्टेड CD वाला AD वाला नहीं बल्कि AB वाला एंगल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको मिटा देते हैं ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। आप भी बीच वाले एंगल को नहीं दिखा कर डायरेक्ट इसको दिखा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमको चाहिए रिफ्लेक्टेड रे दिखाना, सॉरी इस मतलब ये BC से जो आया है तो BC से जो आया है इसको डायरेक्ट आप दिखा सकते हैं इस वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर, इस वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो देखिए नॉर्मल बना सकते हैं, और ये भी जो होगा वो R होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये भी है। लेकिन इसको जनरली हम चाहें तो ये टोटल एंगल को दिखा सकते हैं इस तरह से, ये वाला बीच का, लेकिन यहाँ दिखा दिए हैं। तो आप चलिए जिस तरह से मान करके चले थे यहाँ पे,
अगर ये टोटल एंगल, अगर बात करें हम ये सॉरी ये जो आ रही है, हाँ ये पर वेव फ्रंट करें, ये सी डी वेव फ्रंट है, तो यहाँ पे सी डी को चाहेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। और ये जो सी से जो टर्न हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे निकला है, वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे ये एंगल भी देखेंगे तो ये भी आर हो जाएगा। देखिए प्रूफ कर देते हैं। अगर ये आर है, देखिए ये आर है, तो टोटल एंगल देखिए इसके इनके बीच का एंगल है, तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा। ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर, सॉरी ये इससे नहीं बल्कि ये टोटल लेकर आर है। तो ये आर, तो ये 90 माइनस आर, और फिर से ये प्लेन और ये नॉर्मल उसके ऊपर, तो उनके बीच में 90 डिग्री होता ही है, तो उन दोनों को 90 माइनस आर और फिर आर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से 90 जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं। तो चलिए अब हम लोगों को दो यहाँ से ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। देखिए दो ट्रायंगल साफ साफ आपको दिख रहा होगा, एक ए बी सी और एक ए डी सी। तो यहाँ पे देखिए दोनों ट्रायंगल का सिमिलर हो सकता है। एक तो बेस कॉमन है और जितना डिस्टेंस ये वी टी किया है उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, ये भी वी टी डिस्टेंस से कवर करेगा। तो यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। देखिए ट्रायंगल जो ले रहे हैं, एक ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अभी आपको प्रूफ कर देंगे। और एक ट्रायंगल जो होने वाला है यहाँ से ए सी डी, सॉरी चलिए ए सी बी ले लेते हैं सीधा करके, दोनों का बेस सेम रहेगा। एक हो गया ए सी बी, अब एक लेते हैं ए सी डी ट्रायंगल, इसको चाहे तो बस ट्रायंगल ए सी डी देख लिए। अब इसको अगर हम बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं। देखिए ए सी दोनों का कॉमन है, लाइन थोड़ा सीधा हो, ये ए सी और बी, ये एंगल देखेंगे तो ये होता है आई, और ये 90 डिग्री है, ये 90। उसी तरह से देखें, क्योंकि 90 इसलिए लिए कि आप देखिए ये एंगल जो है 90 होगा, क्योंकि इस प्लेन के ऊपर यानी कि वेव फ्रंट के ऊपर ये जो बी आ रही है, बी की तरफ रे आ रही है, वो परपेंडिकुलर है। अब दूसरा देखेंगे तो ए सी डी, मान लीजिए कि थोड़ा सा ए सी डी, थोड़ा ऊपर चले गया, फिगर क्यों नहीं बन रही आज। तो ये दो ट्रायंगल है, देखिए ए सी और डी। तो ये डिस्टेंस देखिए बी और सी जो है इसका डिस्टेंस वी टी है, तो इसको हम वी टी कर सकते हैं। और ये डिस्टेंस ए और डी भी देखेंगे तो ये भी वी टी है, और ये एंगल तो 90 डिग्री है ही, क्योंकि ये वेव फ्रंट के ऊपर है, वेव फ्रंट के ऊपर जो रे जाती है परपेंडिकुलर है, और ये एंगल आर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो देखिए ये इक्वल साइड है, तो इक्वल साइड के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आप जानते हैं कि इक्वल साइड के इक्वल एंगल जो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ साफ साफ लिख सकते हैं, इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, एंगल ऑफ
इक्वल साइड आर क्या ऑल्सो इक्वल। ये ट्रायंगल का बेस मतलब कंसेप्ट है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो एंगल आई है, देखिए वी टी बराबर है, यहाँ से लिख सकते हैं सो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये प्रूफ हो चुका है। इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ प्रूफ हो चुका है। बस आपको देखना डायग्राम को, डायग्राम में किस तरह से बना है उसको। उसके बाद उससे दो ट्रायंगल निकालना है। दो ट्रायंगल जब निकल जाएगा तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के अपोजिट के इक्वल साइड के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो होते हैं, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हो गया है। ये तो फर्स्ट लॉ था। और सेकेंड लॉ यहाँ से हम लोग देखना चाहते हैं कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। उसको भी देख लेंगे। अगर इसको लिखना चाहें तो पहुँच करके लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड लॉ पे आते हैं। तो सेकेंड लॉ देखेंगे तो सेकेंड लॉ में देखिए जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, देखिए इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी जो है ये बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी परपेंडिकुलर है। उसके बाद देखिए ये प्लेन भी जो है सो ये जो प्लेन लिए थे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इस प्लेन के बोर्ड ऑफ प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो लिख सकते हैं यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर चाहें तो आप ऐसे मान सकते हैं ऐसे एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी। देखिए ये सभी कितना है बोर्ड के परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। अगर आप लोग लिखिएगा तो वहाँ पे प्लेन ऑफ पेपर लिख लीजिएगा, क्योंकि प्लेन ऑफ बोर्ड तो आप लोग लिख नहीं सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड है तो हम बोर्ड लिख दिए हैं। तो आप लोग चाहें तो वहाँ पे प्लेन ऑफ पेपर लिख सकते हैं। तो ये बात है। आप देखिए इंसिडेंट रे जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ए बी जो है सो इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और वहीं से देख सकते हैं और नॉर्मल है परपेंडिकुलर इस प्लेन सरफेस के ऊपर। तो ये जो नॉर्मल है इसको एन से दिखा सकते हैं। तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू ए सी। और साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे वो परपेंडिकुलर है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के ऊपर सी डी एंड रिफ्लेक्टेड रे इस परपेंडिकुलर टू ये सी डी के ऊपर में। तो आप देखिए ये तीनों बोर्ड इस प्लेन पे है, ये तीनों बोर्ड इस बोर्ड के प्लेन में है। और ये तीनों रे मतलब ये रे और ये तीनों जो से इस बोर्ड के प्लेन में है। ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये परपेंडिकुलर। देखिए पहले ये परपेंडिकुलर है, फिर ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। और ये देखा जाए तो ये इसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे है। तो ये अल्टीमेटली सब इस बोर्ड के प्लेन में ही आ रहा है। नॉर्मल भी बोर्ड के प्लेन में ही आ रहा है और रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के प्लेन में ही आ रहा है। सो इंसिडेंट रे
रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज सेम प्लेन। और ये सेम प्लेन जो है सो ये बोर्ड ऑफ प्लेन है, सेम प्लेन, इसी को चाहे तो प्लेन ऑफ बोर्ड भी लिख सकते हैं। आप लोग कॉपी लिखते हैं, प्लेन ऑफ पेपर लिख सकते हैं। ये सेकेंड लॉ भी प्रूफ हो चुका है। अब ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, इसी तरह से हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे, तो इसको नोट कीजिए। हम लोग सेकेंड पे आते हैं। तो सेकेंड देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या इसी को कहेंगे तो स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ को प्रूफ करना है। साइन आई बाय साइन आर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, या उसी को हम लोग v1 बाय v2 कहते हैं। अगर उसको देखा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मेट में तो n2 बाय n1 भी लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक बाउंड्री लेंगे जो दो मीडियम को अलग अलग करेगा। तो पहले यहाँ से हम लोग एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं। ये बाउंड्री ऑफ बिटवीन टू सरफेस है। इसको हम लोग, अगर इससे पहले रिफ्लेक्शन दे रहे थे वहाँ पे प्लेन सरफेस था, लेकिन यहाँ पे हमको प्लेन सरफेस की जरूरत नहीं है, हमको एक बाउंड्री चाहिए जहाँ पे दो अलग अलग मीडियम होगा। तो ये है बाउंड्री। इसको मीडियम 1 मान लेते हैं जिसमें स्पीड है v1। इसको मीडियम 1 और मीडियम 2 जब सेकेंड है तो इसमें स्पीड ऑफ वेव जो है वो v2 है। ये मीडियम 1 है, इसको फर्स्ट मीडियम कह सकते हैं, इसको सेकेंड मीडियम। तो फिर से हम लोग वही बात करेंगे कि एक वेवफ्रंट आएगा जो इन्फिनिटी सोर्स से निकला होगा। तो वेवफ्रंट जो आएगा तो ये बाउंड्री के ऊपर कुछ इस तरह से आएगा। तो मान लिए कुछ इस तरह से वेवफ्रंट आ रहा है, तो वेवफ्रंट के ऊपर जो रे को दिखाते हैं वो रे वेवफ्रंट से परपेंडिकुलर होता है। तो मान लिए कि कुछ इस तरह से रे इस पे आ रहा होगा, ये कुछ इस तरह से, ये पैरेलल रे है। तो फिर यहाँ से जो अगर मीडियम चेंज हुआ है तो यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये तो हम जानते हैं कि जो मीडियम में अगर मान कर चलिए कि स्पीड ऑफ वेव जो यहाँ पे है v1 ग्रेटर v2 है, तो आपको पता चल रहा है कि जो फर्स्ट मीडियम है वो रेयर मीडियम है और सेकेंड मीडियम डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में जब रेयर से आती है तो रे ऑफ लाइट जो होती है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और इसी फेनोमेना को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो ये अभी मुड़ जाएगी, तो मुड़ने के लिए हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। तो पहले हम लोग एक बात तो कर सकते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये सेम मीडियम में है तो उसी स्पीड से चलेगी। तो ये इतना डिस्टेंस कवर करने में मान के चलिए टी टाइम लगा है, तो ये डिस्टेंस जो होगा v1 इंटू टी आ जाएगा, v1 इंटू टी कर देंगे। तो ये ए बी फिर से मान लेते हैं कि ए बी इंसिडेंट वेवफ्रंट है, इसको आई डब्ल्यू मान लेते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए इंसिडेंट वेवफ्रंट कह सकते हैं। तो इस पॉइंट पे जो आकर के अब तक इस बाउंड्री तक पहुंचा उसको हम लोग सी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट ए को इस तरफ कर लेते हैं। आप जानते हैं कि ये ए पॉइंट जो है इस वेवफ्रंट के ऊपर एक पॉइंट है, तो वेवफ्रंट का प्रत्येक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरफ बिहेव करता है, तो वहाँ से एक नया वेव जनरेट हो, सॉरी वेवफ्रंट निकलेगा। और ये वेवफ्रंट जो होगा कुछ इस तरह से ये स्फेरिकल होगा, ये स्फेरिकल होगा। तो हम स्फेरिकल का, ये स्फेयर का वही पार्ट दिखा रहे हैं कि जो ज़रूरी है, सॉरी ये स्फेयर होगा। तो स्फेयर का मान लीजिए कि कुछ ये वाला पोर्शन दिखा दिए, और ये पोर्शन को इससे मिलाएंगे हम, समझ लीजिए कि जो इंसिडेंट वेवफ्रंट है कुछ इस तरह से पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद जो है सो आप चाहें तो देखिए v2 अगर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में मान लीजिए कि कुछ इस तरह से मुड़ गया, इस तरह से मुड़ गया है,
तो V2 ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टेड रे को अगर यहाँ पे दिखाना है कि हमको एक प्लेन वेवफ्रंट बनाना है तो V इंटू टी मतलब सेम टाइम में जो कवर करेगा, मान लीजिए कि इससे इतना डिस्टेंस से तो कम ही करेगा, तो मान लीजिए कितना तक किया, तो यहाँ से लेकर के एक V2 इंटू टी, ये इसको V2 इंटू टी, V2 टी इंटू टी रेडियस का लेकर के एक वेवफ्रंट बनाएंगे और ये वेवफ्रंट मान के चलिए कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये वेवफ्रंट का प्लेन, इस वेवफ्रंट के ऊपर एक प्लेन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सी पॉइंट से, सी पॉइंट से एक प्लेन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ये भी एक प्लेन है और ये प्लेन टेंजेंट जो है सो यही वेवफ्रंट बनेगा। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है और इस पॉइंट को हम लोग डी कंसिडर कर लेते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं किस तरह ट्रेस किए, फिर से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, पहले एक इंसिडेंट वेवफ्रंट को लिए, ये बाउंड्री के ऊपर करके रिफ्लेक्ट करे, यहाँ बाउंड्री के ऊपर आकर रिफ्लेक्ट जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट कर करके सेकंड मीडियम में आ जाएगा। और ये फर्स्ट रे ये जो आकर के इस पॉइंट तक थे ये भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होगा, तो इसका हम लोग उतना तरजीह नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये भी थोड़ा कुछ इस तरह से मुड़ गया होगा, लेकिन हमको निकालना है कि ये एंगल आई, ये आई है और ये आर है। तभी देखे थे कि जो एंगल आई होता है इसको भी एंगल आई हम लोग कह सकते हैं। उसी तरह से देखिए ये आर है तो ये एंगल जो होगा 90 माइनस आर, तो ये वाला सामने का एंगल आर हो जाएगा। देखिए फिर से ये आर है तो ये नॉर्मल और प्लेन के बीच दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये आर तो ये 90 माइनस आर और ये 90 डिग्री है, ये तो 90 होगा ही, क्योंकि ये जानते हैं कि वेवफ्रंट के ऊपर रे है तो वेवफ्रंट के ऊपर रे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इस बात को आप समझ लिए, इतना तक हो गया। तो ये आई और ये आर। अब यहाँ से देखिए दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल जो है ए सी डी। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में देखिए साइन, अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये एक जो है सो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से ट्रायंगल एबीसी में साइन आई, देखिए साइन आई निकालना है तो देखिए तो ये हो जाएगा सामने वाला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस जो परपेंडिकुलर होते हैं उस परपेंडिकुलर को राइट एंगल के अपोजिट एंगल को अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा V1 इंटू टी और डिवाइड बाय ये AC हाइपोटेनस AC हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं एक ACD, उसी तरह से इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में देखिए ये 90 डिग्री है और ये R है, तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो यही हो जाएगा फिर से सेम। तो साइन आर जो हो जाएगा ये V2, परपेंडिकुलर तो V इंटू टी है और डिवाइड बाय AC, हाइपोटेनस सेम रहेगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, चूँकि साइन आई बाय साइन आर, तो साइन आई बाय साइन आर करेंगे तो ये AC तो कॉमन है तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा V1 इंटू टी, तो V1 बाय V2 हो जाएगा, TT भी कैंसिल हो जाएगा। तो V1 बाय V2 ये मीडियम का स्पीड है तो ये तो एक कांस्टेंट ही आएगा। देखिए ये प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ हो चुका। थोड़ा सा इसको अगर एक्सपेंड करना चाहें तो और एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए आप n पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो n जो होता है वो C बाय V होता है। तो जो n होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ वेव होता है। तो इसी तरह से अगर हम इसको चाहें तो जनरली साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू N2 बाय N1 कर सकते हैं, या इसको थोड़ा और एक्सपेंड करें तो ऐसे याद रखते हैं खास करके साइन N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर।
खास करके हम लोग जब पढ़ते थे वही आप लोग की क्लास में, तो इस तरह से याद रखते थे n1 sin I इक्वल टू n2 sin R। तो ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ को प्रूफ करना है तो फिर से वैसे ही हो जाएगा, ये फर्स्ट लॉ। देखिए सेकेंड लॉ को प्रूफ करना चाहेंगे तो देखिए सेकेंड लॉ जो होता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेमी प्लेन रे, तो सेम वही तरह से जिस तरह से पहले लिखे तो उस तरह से लिख देना है। देखिए ए बी जो है इस प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर है, उसी तरह से ये बाउंड्री जो है वो भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, और रिफ्रैक्टेड वेव जो है वो भी इस बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। और यहाँ से इंसिडेंट रे देख रहे हैं तो इंसिडेंट रे ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे देखेंगे तो ये सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर, और ये नॉर्मल जो है वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों लाइन जो है सो फिर से इस प्लेन के, मतलब देखिए ये तीनों प्लेन जो थे इस बोर्ड के परपेंडिकुलर था, और ये तीनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो सभी बोर्ड के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो यहाँ से आप सेकेंड लॉ लिख सकते हैं, जैसे कि पहले लिखे तो वैसे ही सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप, ये छोटा सा ही पोर्शन था, इसको खत्म कर लिए हैं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।